हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, है ना। माइक्रोब्स पोल्यूशन में कैसे कंट्रोल ला सकते हैं, कैसे। देखो, बहुत सारे पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे इस लाइफ में हो रखा है, ठीक है। पोल्यूशन के ही वजह से कितनी सारी चीज़ें जो है ना हमको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, और इन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए अब आए हैं हमारे आपके प्यारे माइक्रोब्स हमारी रक्षा करने। क्योंकि कुछ कुछ माइक्रोब्स क्या है, एक्चुअली पोल्यूशन भी जो है ये किसने फैलाया है? मोस्ट ऑफ द टाइम इंसानों की वजह से ही फैले हैं यार, है ना। इंसानों की वजह से पोल्यूशन फैल चुका है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डेंजरस असर पड़ रहा है, और एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से देखो, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एक्वाटिक लाइफ हो गई, और कई ज़्यादा अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पे असर पड़ रहा है। अलग अलग प्लांट की वेराइटीज़ जो है ये विलुप्त होते जा रही है, और न जाने कितने इसके प्रॉब्लम्स हम लोग को इस सोसाइटी में फेस करने पड़ रहे हैं। कई सारे डिजीजेस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग अगर देखा जाए, ओजोन डिप्लीशन देखा जाए, अगर ये सब चीज़ें नहीं रही तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं, हम नहीं जी पाएंगे। और इसी वजह से ये चीज़ और भी भयंकर हो जाती। अगर कोई प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर आए और साथ मिलकर, धर्म जात पात वगैरह सब छोड़कर एक साथ इस प्लैनेट अर्थ के लिए खड़े हों, है ना। और इसीलिए कुछ लोग सामने आ रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके, और इन्हीं टेक्नोलॉजी में जैसे माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है एज अ पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंट्स, है ना। तो यही हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉल्यूशन कंट्रोल। ओके, तो अगर मैं देखूँ इसको, सॉलिड वेस्ट है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वेस्ट है ना। तो ये कौन डिग्रेड, आजकल ऐसे माइक्रोब्स बनाए जा रहे हैं जो ये सब चीज़ों को डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड मतलब इन सब चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और यही हम लोग देखेंगे। तो देखो अब देखो हमारे प्रॉब्लम्स कौन सी है हमारे लिए सामने। प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और अन्य कई तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और यही चीज़ जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक्स हो गया, है ना, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, और कई सारे अन्य टाइप के वेस्ट है। और इन्हीं चीज़ों को ये डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ से बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं, और यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए माइक्रोब्स की टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजिकली माइक्रोब्स को ऐसा एडवांस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर्स, एंड कई सारे हम लोग आगे देखने वाले हैं ये सब टेक्निक्स। लेकिन इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके माइक्रोब्स को ऐसे मॉडिफाई किया जा रहा है जैसे वो इन सब्सटेंस को डिग्रेड करने लायक बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑयल स्पिल होता है, देखो ऑयल स्पिल आप लोग को पता है ना, क्या था, मतलब टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा ना यार आप लोग ने, है ना। मतलब टाइटैनिक जा रही है एकदम मस्त, है ना। अब देखो ये टाइटैनिक है, ओके, ये टाइटैनिक है, और यहाँ पे हमारा हीरो मस्त पोज दे रहा है। यहाँ पे हमारा हीरो मस्त पोज दे रहा है, ठीक है। ये पोज देने के समय क्या हो रहा है, ये पोज देते समय अचानक से यहाँ से टाइटैनिक डूब जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये समंदर था हमारा सस्ता सा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नैया डूब गई।
है ना। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी देखो मैं आप लोग को येलो कलर से बताऊंगा। ये नैया में से क्या निकला पता है क्या? ये नैया में से खतरनाक सा पदार्थ निकल के पूरे समंदर को इसने क्या किया, घेर लिया। अब इस वजह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये अंदर नहीं आ पा रहे हैं, है ना। मतलब एक्वाटिक लाइफ फॉर्म को चाहिए रहता है, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म को चाहिए रहती है सूरज की गर्मी। इस वजह से सनलाइट भी क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है सनलाइट। मतलब अंदर क्या हो रहा है पता है क्या, एक टाइप की एक फिल्म बन गई जिसके वजह से ना समंदर में एरिएशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे समय माइक्रोब्स को यहाँ पे डाल दिया जाता है, मतलब ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहूँगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है। और ये जो ऊपर जो ऑयल दिख रहा है ना आप लोग को, इस ऑयल को वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे ऑयल स्पाइलेज की वजह से होने वाला पोल्यूशन भी रुक जाता है ना। तो माइक्रोब्स को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। एक और चीज़ है लैंड फिलिंग साइट्स बोलते हैं जिसको, है ना। तो लैंड फिलिंग्स में क्या होता है देखते हैं अभी, ठीक है। लैंड फिलिंग्स में होता है डिग्रेडेबल वेस्ट, इसको अलग अलग जगह से क्या किया जाता है, देखो डिग्रेडेबल वेस्ट डिग्रेडेबल वेस्ट को क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। और इकट्ठा करके डिग्रेडेबल हो गया, फिर बाद में देखो अभी और चीज़ें हैं अक्यूमुलेटेड। जो जितना भी डिग्रेडेबल वेस्ट है ये सब क्या है, बड़े बड़े सिटीज़ में क्या होता है, अक्यूमुलेट हो जाता है। और यही अक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है राइज। तो देखो इसको इकट्ठा किया जाता है अर्बन एरियाज़ में। अब क्या करा जाता है, अर्बन एरिया से दूर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है। देखो ये ऐसा बड़ा सा गड्ढा ज़मीन पे खोद दिया गया है, ठीक है। अब इस बड़े से गड्ढे में इसको कवर किया जाता है पहले तो, मतलब ये बड़े से गड्ढे को, मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, अभी हमारा जो वेस्ट है क्रश कर देंगे उसको, बारीक बारीक पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और बारीक बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद में क्या होगा, इनको इन साइट्स में भर दिया जाएगा, है ना। और इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे मिट्टी जो है फर्टिलाइज होती है ना। मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होने वाला है, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इस तरीके से हम लोग माइक्रोब्स को स्टिल सॉइल फर्टिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब इस पिट को क्या करेंगे, अलग अलग सॉइल की लेयर और सॉ डस्ट होती है ना, जो बारीक लकड़ी का एकदम बारीक भूसा होता है, उसके साथ इनको क्या किया जाता, मतलब मिक्स करके प्रोपोर्शंस में रख दिया जाता। अब उसके बाद में जितना भी, मतलब इसमें बायोरिएक्टर्स भी डाले जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, बायोरिएक्टर्स वही हमारे माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, जो बायोलॉजिकली उनको मतलब कंपोनेंट्स के साथ में रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने के बाद दे विल जस्ट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म, एंड दिस हाउ soil fertility can be increased and this how pollution can be controlled। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अब इन्हीं पिट को, ऐसा बोलते नहीं कि जो पिट था बड़ा सा, इसको ऐसा दबा दबा के भर दिया जाता और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता, है ना। डिग्रेड हो जाएगा ना, कुछ समय तो लगेगा ना डिग्रेड होने के लिए। तो डिग्रेड होने के लिए इनको रख दिया जाता, और डिग्रेड होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। और इसी वजह से देखो, और फिर बाद में इसके अंदर जो सड़ा हुआ मटेरियल था वो मतलब जो बोलेंगे जिसको कंपोस्ट बोलेंगे, यही कंपोस्ट को हम लोग एज अ मैन्योर या फिर बायो फर्टिलाइज़र यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखो यार, एक तीर दो निशान है ना, 2 at 1 ब्लो हो गया कि नहीं है। तो ये आप लोग को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब माइक्रोब्स ही कैसे क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आजकल हो रहे हैं, है ना। क्लीन टेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स एज अ, अब देखो क्लीन टेक्नोलॉजी किसको बोलेंगे, तो क्लीन टेक्नोलॉजी इसी को बोलेंगे हम लोग जिसमें कोई भी टाइप का पोल्यूशन ना हो। क्या ना हो दोस्तों, पोल्यूशन ना हो। पोल्यूशन, है ना, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। कोई भी टाइप का पोल्यूशन ना हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी। मतलब
ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से कोई टाइप का पोल्यूशन नहीं हो रहा है, और यही होती है क्लीन टेक्नोलॉजी। अब क्लीन टेक्नोलॉजी में आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें आएंगी मुझको बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। देखो इसमें लिखने से ज़्यादा ना इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, पेन को अलग, ये ऐसे मेरे पास में बहुत सारे केसेस है यहाँ पे, मतलब केस स्टडीज़ बोलेंगे जिसको, जहाँ पे माइक्रोब्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है, ताकि उनके तरफ से क्या हो, अलग अलग मतलब बोलेंगे ना हम लोग, माइक्रोब्स को यूज़ करके पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोब्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लगेगा सर व्हाट इज मीन बाय बायो कंट्रोल एजेंट। सो कभी किसी ने बीटी कॉटन के बारे में सुना है क्या? अगर सुना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। आप में से कई सारे एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, जो एग्रीकल्चर जिनका ऑक्यूपेशन होगा, कई सारे लोग फार्मिंग से जुड़े होंगे, फार्मिंग सेक्टर से जुड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं अपने मतलब बोलेंगे ना गार्डियन से या अपने सीनियर्स से पूछना कि सर बीटी कॉटन क्या होता है, या भैया बीटी कॉटन क्या होता है, या पप्पा जी बीटी कॉटन क्या होता है, या फिर वो बोलेंगे ना कापूस कापूस होता है, कॉटन रुई बोलेंगे उसको। तो उनसे क्या करना, आप लोग एक बार पूछना। तो बीटी मीन्स होता है, देखो, बैसिलस थरिंजियंसिस। क्या होता है? बैसिलस थरिंजियंसिस। अब ये क्या होता है, प्रॉब्लम है ना, लेकिन इधर सोल्यूशन है। बैसिलस थरिंजियंसिस एक बैक्टीरिया होता है, और वो एक ऐसा पॉइजन बनाता है जिसके वजह से इंसेक्ट्स के ऊपर एक मतलब विपरीत असर होता है। अब क्या किया गया, बैक्टीरिया से वो पॉइजन बनाने वाला जीन लिया गया और कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब दिखता है बहुत सिंपल, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया कॉटन में इंट्रोड्यूस करने के बाद जब भी कोई बॉल वर्म्स उसके पत्ते खाते हैं तो क्या होता, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाता है, जिसके वजह से वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब बाहर की तरफ मतलब कैसे, खुले में आ जाते, सुस्त पड़ जाते थे ना वर्म्स वो। अब कोई भी चिड़िया आ रही है उनको खा रही है। अब इस वजह से क्या हुआ, जो कॉटन पे कीड़ का प्रॉब्लम आता था तो ये सॉल्व हो गया, है नहीं। और सॉल्व होने की वजह से क्या हुआ, कॉटन के प्लांट्स की रक्षा हो गई। तो है कि नहीं, माइक्रोब्स की वजह से ये चीज़ इस्तेमाल में आई। एक और एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब का अब मैं आपको बताता हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी आपको आएगा आगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें डीएनए जो है, आर्टिफिशियली हम डीएनए के सेगमेंट्स की कॉपीज बना सकते हैं, वो भी बहुत सारी। और इन्हीं कॉपीज मतलब पुराने डीएनए की स्टडी, मान लो आप लोग को कोई एक्स पर्सन है, उसको एक ए नाम के ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिलता है जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी में था। अब इसको ये क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है समझो। तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, मतलब इस इंसान को, एक्स नाम के इंसान को क्या करना पड़ेगा, ये डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ लगेगी, और यही मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की प्रोसीजर को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें, इसमें क्या होता है, हीट ज़्यादा यूज़ होती है। अब ज़्यादा हीट पे हमारे अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, वो तो टूट जाता है। तो एक थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया, उससे ये एंजाइम बनाने वाला, मतलब उससे ये एंजाइम निकाला जाता है जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज और टैक पॉलीमरेज के बीच में क्या डिफरेंस है, डीएनए पॉलीमरेज ये थर्मो लबाइल है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे ये डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन जो टैक पॉलीमरेज है ना, टैक पॉलीमरेज ना हाई टेम्परेचर्स को भी झेल लेता है ना। और ये बैक्टीरिया जो है, जो हाई टेम्परेचर्स पे रह रहा है, देखो कितना खतरनाक है, मतलब हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर सकता है ये, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। और इसी के थ्रू अगर देखा जाए, इसी के ज़रिए माइक्रोब्स, यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई या फिर आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस का मामला हो गया, यहाँ पे भी डीएनए जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जाके पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, और वहाँ का जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है ना, प्लीज़ उसको ज़रा करें, उसको ज़रा सब दबा दें, ताकि आप लोग को रिसेंट नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है 10th की एग्ज़ाम आ चुकी है, बादल आ रहे हैं आप लोग के पास। ऐसे में आपको सिर्फ बचा सकती है तो छतरी हमारे पढ़ाई की। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम में लड़ भी पाओगे, है ना। पढ़ोगे तो सही से लड़ोगे क्वेश्चंस के साथ, है ना। यहाँ कोई हथियार, यहाँ कोई वेपन्स हमको इस्तेमाल नहीं करने, यहाँ यूज़ करना है सिर्फ हमारा एक प्राइम वेपन जो कि है हमारा ब्रेन। और इसको हमको अच्छे से कैसे हम इसको शार्प कर सकते हैं, देखो किसी बड़े इंसान ने बोला था, किसने ये लाइन बोली थी ज़रा आप कमेंट बॉक्स में बताना, कि ब्रेन इज़ द ओनली थिंग विच गेट्स शार्पन बाय मोर एंड मोर यूज़, है कि नहीं, सही है ना। तो ब्रेन एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जो बार बार यूज़ करने के बाद ही शार्प होती है। देखो अन्य जो चीज़ें हैं ना वो घिस जाएगी, लेकिन ब्रेन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो यूज़ के साथ में शार्प होती है। दूसरे चीज़ों को हम लोग यूज़ करें तो वो घिसते रहती है, ख़राब होते रहती है, लेकिन ब्रेन जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा शार्प होता है। तो आपको अगर ब्रेन शार्प करना है तो आप क्या करोगे, देखते रहोगे हमारी वीडियो को ऐसे ही, क्योंकि आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो डिग्रेडेबल वेस्ट हम देख रहे थे, और बहुत सारे हमने माइक्रोब्स के वो भी देख लिए। क्या बोलेंगे वो मीन्स क्या, व्हाट इज वो, उसके एप्लीकेशंस देखे, है नहीं। अब देखेंगे, अब माइक्रोब्स का एप्लीकेशन अगर मैं बोलूं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। देखो ऑयल स्पाइलेज में मैंने जैसे बताया था आपको, कौन से दो ऑयल स्पाइलेज में कौन से दो स्पीशीज हैं, अपना स्यूडोमोनास स्पीशीज, और उसके बाद में अल्केनोवोरैक्स, है ना। कौन सी स्पीशीज है, अल्केनोवोरैक्स बॉर्कुमेंसिस, क्या नाम है उसका, अल्केनोवोरैक्स बॉर्क्यूमेंसिस। है ना। दो कौन सी स्पीशीज देखे अपन ने, स्यूडोमोनास एंड एल्केनोवोरैक्स। ये दो ऐसी माइक्रोबियल स्पीशीज हैं जो ऑयल स्पाइलेज में काम करती है। उसके बाद में देखो पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट पॉलीईस्टर, ये प्लास्टिक का नाम है, देखो खतरनाक सा नाम है, पेट। और जाहिर सी बात है प्लास्टिक पेट नहीं, हमारे मालिक बन गए हैं। देखो शर्ट से लेके बटन तक, बटन में भी होता है प्लास्टिक, है ना। ये मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा, इसमें भी प्लास्टिक है। उसके बाद में आपके डेली इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। फिर बाद में अगर हम एसी देखें तो एसी का बाहर का बॉडी, हमारे बाइक्स, जहाँ हम देखेंगे वहाँ आपको मिलेगा प्लास्टिक। जहाँ जाएगी नज़र वहाँ मिलेगा प्लास्टिक, है कि नहीं। जो होता है बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक, खतरनाक, और फैलते ही रहता है, फैलते ही जा रहा है, इलास्टिक के जैसे फैलते ही जा रहा है। और यही चीज़ हमारे बॉडी में भी अब धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो रही है। देखो हम जो खाना वीना लेकर आते हैं, देखो पॉलीथीन बैग्स में कभी कभी खाना आ जाता है, हम जो जार रखते हैं, पानी का एक्वागार्ड है हमारा, देखो हर जगह प्लास्टिक है। और धीरे धीरे ये डिग्रेड होके अब वापस कहाँ जा रहा है, हमारे ही अंदर जा रहा है। यानी हमने फैलाई हुई बदहजमी अब हमारे ही तरफ आएगी, है ना। ह्यूमंस की तो इजाद है ना, प्लास्टिक जो है ह्यूमन इन्वेंशन है ना। नेचुरली तो प्लास्टिक के झाड़ नहीं आते, ऐसा देखे तो ऐसे झाड़ है और उसके ऊपर बॉटल्स लटक रही है या प्लास्टिक की शीट्स लटक रही है, सोचो कैसा नज़ारा होगा, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए, एक्सक्यूज मी, हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है। और यही चीज़ को डिग्रेड भी करना ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ बैक्टीरिया देखो कौन से हैं।
अब वाइब्रियो, अब देखो ये अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे अपन ऐसा। अब इसके लिए जो लगने वाली स्पीशीज है वो कौन कौन सी है, देखो सब स्पीशीज लाइक वाइब्रियो या विब्रियो। फर्स्ट स्पीशीज है जैसे विब्रियो, विब्रियो के बाद में इडियोनेला, इडियोनेला, साकायेंसिस, नाम बड़ा अच्छा है इसका, इडियोनेला साकायेंसिस। जैसे कोई नरूटो का वो है, क्या बोलेंगे, कोई कैरेक्टर है ना, तो इडियोनेला साकायेंसिस। इडियोनेला साकायेंसिस। उसके बाद में ये क्या कर सकते हैं, ये दीज बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज पेट, है ना, पॉलीस्टर टेरेप्थेलेट, है ना, ये क्या कर सकते हैं, पेट को डिग्रेड कर सकते हैं। पेट मतलब अभी अपन ने देखा था पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट पॉलीईस्टर, पॉलीईस्टर टेरेप्थेलेट पॉलीथीन, है ना। आप लोग बोल सकते हो इसको पेट में, अपन याद रखेंगे कैन डिग्रेड पेट, इसको क्या बोलेंगे, पॉली इथिलीन पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट पॉलीईस्टर, है ना, पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट पॉलीईस्टर, इसको ये डिकम्पोज कर सकते हैं। अब देखो कुछ बैक्टीरिया और है जैसे एक्टिनोमाइसीट्स, सॉरी कुछ माइक्रोब्स बोलेंगे, उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस सॉरी, एक्टिनोमाइसिट्स, उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसके बाद में अगर मैं बोलूंगा नोकार्डिया, है ना, नोकार्डिया। देखो हम अपन और भी ज्यादा लिस्ट देख सकते हैं, इसके नाम बड़े कंफ्यूजिंग है। नोकार्डिया, उसके बाद में एक्टिनोप्लेन्स, क्या, ये सब फंगस के नाम ले रहा हूं मैं, एक्टिनोप्लेन्स, इनके पास एबिलिटी होती है दे कैन डिकम्पोज गार्बेज। ये क्या करेंगे, गार्बेज को डिकम्पोज करेंगे, है ना बच्चों। देखो अगर आप लोग को देखना है तो आप देख सकते हो, गार्बेज को ये डिकम्पोज करेंगे। इसको थोड़ा ऐसा ले लेते ताकि आप लोग को भी विजिबिलिटी आए, है ना। ये गार्बेज को डिकम्पोज करेंगे, किसको डिकम्पोज करेंगे, दे विल डिकम्पोज गार्बेज, है ना। अब माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स एंड माइक्रोब्स एज इंसेक्टिसाइड्स, ये तो मैं आप लोग को अभी जस्ट कुछ देर पहले ही कवर कर चुका हूं। अगला वाले टॉपिक्स कौन से हमारे, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स। अगर मैं ये बोलूं तो ये अपन अभी कुछ देर पहले ही कवर कुछ कर चुके, लेकिन स्टिल मैं आप लोग को ये चीज़ लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने लिख ली हो तो बस मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, फिर ऐसा करेंगे, इसको विंगार्डियम लेवियोसा कर देंगे इसका, है ना। अब देखेंगे माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स, क्या देखते हैं, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स मतलब माइक्रोब्स का एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या काम है, ये देख लेते हैं। इनोक्यूलेंट्स बोलने से अच्छा सिंपल, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर देखो एक बहुत ही अच्छी चीज आ रही है निकल के बाहर, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर जो है ना बच्चों, ये आज की बहुत ज्यादा बड़ी नीड है।
बायो फर्टिलाइज़र, बायोलॉजिकल बोलेंगे मैन्योर है, ये सब फर्टिलाइज़र में ही आएंगे। फिर बायो पेस्टिसाइड्स है, बायो इंसेक्टिसाइड्स है, ये आज की नीड है, बिकॉज आगे चल के ये चीज़ हमको ही हार्म करेंगी अगर हम लोग केमिकल चीज़ें यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ या फिर क्लीन एनर्जी या फिर क्लीन तरीके अपनाएंगे, इकोलॉजिकल तरीके अपनाएंगे, या फिर बोलेंगे ना इको फ्रेंडली मेथड्स हम जब अपनाएंगे, तब क्या होगा पता है क्या, ये अर्थ थोड़ी रहने लायक रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स में आता है पहले राइजोबियम। ये आप लोग को जानते हो इस बैक्टीरिया को आप। राइजोबियम है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सिम्बियोट, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है इसकी। इसकी होती है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन किसके साथ, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन नहीं लिखना चाहिए था, विथ बोलेंगे हम लोग, ठीक है, विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जैसे जो बोलेंगे ना कठोर बोलते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है। अब प्लांट क्या होते हैं, नाइट्रोजन ले नहीं पाते, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उनको हेल्प करता है कि वो नाइट्रोजन अच्छी तरह गेन कर सके। ठीक है, नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर प्लांट में फिक्स करता है। तो इसी से अपन क्या लिख सकते हैं, फिक्स नाइट्रोजन इन प्लांट्स, क्योंकि फ्री नाइट्रोजन गैस प्लांट्स तो ले नहीं सकते, इसीलिए इसी बैक्टीरिया का काम होता है कि वो नाइट्रोजन प्लांट्स को फिक्स करके दे, है ना। एक और बैक्टीरिया होता है अजेटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग होगा, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है और ये होता है सॉइल में फ्री लिविंग, है ना दोस्तों, फ्री लिविंग होता है। और फ्री लिविंग क्या करता है, ये फ्री लिविंग होने की वजह से क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, और मतलब ये सॉइल में फ्रीली मौजूद होता है, तो ये हर किसी के लिए काम कर सकता है। ये होता है रूट नोड्यूल में प्रेजेंट, कहाँ होता है, ये होता है रूट्स में, प्लांट के रूट्स में होता है। कुछ फंगस भी इसका काम करते हैं, है ना, कुछ फंगाई भी क्या करते हैं, प्लांट्स को जैसे चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं, और यही सब चीज़ें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये देख सकते हो आप, है ना, यहाँ पे चीज़ें होती हैं, और यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, क्योंकि उनकी भी जान उतनी ही मायने रखती है जितना हमारी जान रखती है ना। ये धरती सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये धरती, दिस अर्थ बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स which is present on this planet। ये सिर्फ हमारी मतलब बोलेंगे ना जायदाद नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट द कप ऑफ आर टी, है ना, ये मतलब कप ऑफ आर टी नहीं बोलेंगे, मतलब सिंपल, दिस डज नॉट बिलोंग ओनली टू अस, इट बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट। और इसी वजह से हम लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी की जान की केयर करनी चाहिए, हर किसी की जान की, और इसी तरह हम अपनी पृथ्वी को रहने लायक बना सकेंगे, और पृथ्वी के एवोल्यूशन में और ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे। और अगर आपको मेरी बात से थोड़ा भी एग्री है तो जाइए एक एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाएं, है ना, कोई भी टाइप का पेड़ लगाएं, मतलब लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नीम का ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो अच्छा ऑक्सीजन देता है और मतलब बहुत हेल्पफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो एक एक नीम का पेड़ लगाएं और अपनी अर्थ को, अपनी मदर नेचर को सरवाइव करने में उसकी हेल्प करें, है ना। ऐसे ही हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं, और अल्टीमेटली यार इसमें तुम्हारा और मेरा स्वार्थ है, आपका और मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है,
क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी रहेगी तो हम रहेंगे ना, पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो हम रह के करेंगे क्या, है ना। ऑक्सीजन लेने जाएंगे, जैसे होटल में आज खाना खाने जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, वैसे ऑक्सीजन ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन ऑर्डर करने के बाद में क्या होगा मतलब आप देख सोच ही सकते हो वो, मतलब वो कैसा लगेगा, वो सीन कैसा रहेगा, ये आप लोग सोच सकते हो। तो ऐसा सीन ना हो और हमारी अर्थ भी अच्छी रहे, हम भी सही रहे, तो इसके लिए बिल्कुल आप लोगों को हर अपने जन्मदिन पर बोलो या कोई भी खुशी का मौका बोलो, आप लोग ने एक पेड़ लगाना है। और ऐसे ही हम लोग हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे कॉलोनी में या हमारे घर तक सीमित नहीं है ये चीज़ें। आप फार्मर हो तो इको फ्रेंडली तरीके अपने खेती में अपनाएं, कोशिश करें। एकदम हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना। फर्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ज़रूर लें। और इसी के साथ आज का मैं ये चैप्टर का भी अंत करूँगा और इस सेशन का भी अंत करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, आपने चैनल ज्वाइन किया, नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।